Hello everyone, welcome to the session and today we are going to discuss the top PYQs of the chapter straight line from JEE Main 2022. हमने 2023 और 2024 के सेशन में भी देखा था कि स्ट्रेट लाइन चैप्टर में ना ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, काफी बेसिक काफी स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और सेम सिचुएशन 2022 में भी थी। तो अगर आपने 24 और 23 वाले सेशंस देखे हैं तो अगेन आई शुड बी एबल टू सॉल्व मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम द ईयर 2022। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस थोड़े आपको ऐसे लगे कि जिनकी लैंग्वेज देखने में थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, बट कंसेप्ट वाइज अगर बात करें तो सारे कंसेप्ट हम कवर कर चुके हैं 24 और 23 में, तो सारे क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो जाने चाहिए। राइट, ठीक बात है। तो स्टार्ट करते हैं, साथ साथ में सॉल्व करना। अगर आपका आंसर आ जाएगा मेरे से पहले तो एक बार चैट में बता देना, कमेंट्स में बता देना, मैच कर लेंगे। फाइन, ओके, लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 स्टेटमेंट रीड करते हैं। लेट ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी। तीनों वर्टिसेस गिवन है। फाइन P is a point on the side BC and delta 1 and delta 2 are the areas of triangle APB and APB and ABC। एक डायग्राम बना लेते हैं पहले। So this is the triangle ABC, let us say P is a point on the side BC। BC के ऊपर एक पॉइंट बना लिया हमने P, और कौन से ट्राइंगल्स के एरियाज की बात हो रही है? APB एंड ABC। तो इसको मैंने ज्वाइन कर दिया, तो एक तो ये ट्राइंगल बन गई APB और एक बन गई है ABC। ठीक है, इफ डेल्टा 1 इज टू डेल्टा 2, ओके, तो बेसिकली एरियाज की रेशियो गिवन है हमें। यस, सो वी आर गिवन दैट द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल APB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, दिस रेशियो इज गिवन 4:7। फाइन, पूछा क्या गया? देन द एरिया इनक्लोज्ड बाय द लाइंस AP, AC एंड X एक्सिस। तो इन तीन लाइन से बनने वाली ट्राइंगल का एरिया पूछा गया है। एरिया इनक्लोज्ड का मतलब ये हो जाएगा ना, तीन लाइन से क्या बनेगा? एक ट्राइंगल बनेगी, उसका एरिया पूछा गया हमसे। तो देख के बता दो कहां से स्टार्ट करेंगे। टेल मी व्हाट शुड बी द स्टेप नंबर 1। ये मेन इंफॉर्मेशन है मेरे पास, एरिया की रेशियो दे रखी है मुझे, तो इस इंफॉर्मेशन को कैसे यूज करा जाए? टेल मी क्या करें। एक थॉट तो ये हो सकता है कि सर एरिया के लिए मैं डिटर्मिनेंट वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, वो जो बड़ा सा फॉर्मूला होता है, एक तो वो थॉट होता है, बट उसको ना मैं हमेशा एज अ लास्ट ऑप्शन यूज करता हूं। सबसे पहले ट्राई करते हैं, अगर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से बात बन जाए तो क्या लग रहा है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से बात बन सकती है क्या? ये दो ट्राइंगल्स की बात हो रही है APB एंड ABC। तो हाँ जी सर, सही बात है। मैं क्या नोटिस कर पा रहा हूं ना कि इन दोनों ट्राइंगल्स की हाइट तो कॉमन ही है, तो सही बात है, मैं तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का यूज करना चाहूंगा। तो लेट अस सी, APB ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस, बेस वुड बी PB इंटू हाइट, हाइट वुड बी H, लेट अस से, अपॉन ABC का हाफ इंटू BC इंटू हाइट, दिस इज इक्वल टू 4/7। तो क्या मिल गया मुझे? PB और BC की रेशियो मिल गई है 4:7। तो कुछ कुछ दिखना स्टार्ट हो गया क्या? क्या PB इज टू BC की रेशियो 4:7 अगर आ गई है ना सर, दैट मीन्स PB इज टू PC की रेशियो क्या आ जाएगी? 4:3 आ जाएगी। सो दिस रेशियो इज 4:3। और देखो ABC के कोऑर्डिनेट्स तो मेरे पास थे ही सारे, तो आइडिया लगना स्टार्ट हो गया होगा अब तक। तो क्या करना है कि रेशियो पता है मुझे, तो मैं क्या करूंगा? सेक्शन फॉर्मूला से P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लूंगा, और एक बार अगर P के कोऑर्डिनेट्स आ गए तो दैट मीन्स AP की इक्वेशन आ जाएगी, AC की इक्वेशन भी आ जाएगी, X एक्सिस की इक्वेशन भी है ही है। तो सर तीनों ट्राइंगल की साइड्स की इक्वेशंस मुझे पता है, आई कैन अगेन फाइंड द एरिया वेरी इजीली। यस, तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया मेरा, बस इतना काम करना है। समझ में आ गया मुझे क्या करना है, कैलकुलेशन बची है, कर देते हैं जल्दी से। यस, लगा दो सेक्शन फॉर्मूला लगा के P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर दो, कितने आएंगे? सो -8 -12 -20/7 एंड सिमिलरली -20 + 9 -11/7, ये आ रहा है शायद। यस, क्या करें? AP, AC और X एक्सिस, इन तीन साइड से बनने वाली ट्राइंगल चाहिए। तो एक काम करते हैं, AP की इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। AP की इक्वेशन इस पॉइंट पता है, स्लोप फाइंड हो जाएगा। सो y - y1 इज इक्वल टू m। m कितना आएगा? y2 - y1 x2 - x1 करेंगे तो इट वुड बी 18/27, दैट मीन्स 2/3 इंटू x - 1। यस, AP की इक्वेशन आ गई। AC की इक्वेशन भी आ जाएगी, AC की इक्वेशन भी फाइंड कर लेते हैं सेम तरीके से। y - y1 स्लोप कितना? 6/3, दैट इज 2 टाइम्स x - x1।
अच्छा, अब देखो सिचुएशन क्या है ना, ध्यान से समझना। एक डिफरेंट डायग्राम बना देता हूं मैं यहां पे। तो देखो, अगर ये एपी वाली लाइन थी और ये थी एसी, हमसे पूछा गया द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय एपी एसी एंड द एक्स एक्सिस। अब कंफ्यूज मत हो जाना कि सर एक्स एक्सिस कहां पे है। तो कोई भी रैंडम से मान लेते हैं, मान लो ये एक्स एक्सिस है सपोज, तो इस ट्राइंगल की बात हो रही है ना। तो मुझे तो क्या चाहिए कि सर ये वाला जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ना, पी डैश मान लेते हैं, एक तो ये चाहिए, एक ये सी डैश मान लेते हैं, ये चाहिए। तो अगर पी डैश और सी डैश आ गया तो ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस पता चल जाएंगे, एरिया आ जाएगा। तो बता दो मुझे, कैन वी फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी डैश एंड सी डैश? आ जाएंगे सर। एपी की इक्वेशन तो मेरे पास आई रखी है, इसमें y को 0 पुट कर दूंगा क्योंकि p डैश कहां पे है, x एक्सिस के ऊपर है, तो p डैश के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। सिमिलरली AC में मैं y को 0 पुट कर दूंगा, c डैश के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तीनों वर्टिसेस आगे सोल्व हो जाएगा। तो कर दो जल्दी से, दैट्स इट। तो इसमें पुट कर रहा हूं मैं y को 0। चेक करो x की वैल्यू क्या आ रही है, -3/2 -1/2 आ रहा है। और इसमें अगर y को 0 पुट करेंगे, चेक करो x की वैल्यू क्या आ रही है, +1/2 आ रही है। डन। तो पता चल गया p डैश के कोऑर्डिनेट्स आर -1/2, 0 एंड c के कोऑर्डिनेट्स आर 1/2, 0। अब देख के बता दो इस ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड करें। अगेन दो मेथड हैं। एक तो सर डिटर्मिनेंट वाला जो फॉर्मूला होता है बड़ा सा, उसकी हेल्प से कर दूंगा, मॉडुलस होता है उसमें याद रखा करो। और दूसरा मेथड हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और मुझे पता है इसमें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से बात बन जाएगी मेरी। लगा दे, बेस कितना, ये लेंथ कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और हाइट कितनी होगी कि सर एक्स एक्सिस है ना ये, तो ए से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो हाइट कितनी हो जाएगी, ए के वाई कोऑर्डिनेट के बराबर ही तो हो जाएगी, 1 यूनिट हो जाएगी सिंपली। सो 1/2 इंटू 1 इंटू 1, यही आंसर आ गया फिर तो। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 ओनली, राइट। सो ऑप्शन 3 वुड बी करेक्ट। सो इजी क्वेश्चन था बट काफी अच्छे तरीके से डिजाइन करा गया था। यस, ओके। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, the distance between the 2 points A and A dash which lie on the line y is equal to 2। ठीक बात है। एक आइडिया तो ये लग रहा है अभी तो कि सर जब भी पॉइंट लाइन के ऊपर दे रखा है उसके कोऑर्डिनेट्स में मान लेता हूं सिंगल वेरिएबल में, तो एक काम तो ये कर सकते हैं कि A के कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे, α, 2 टाइप के सर, और A डैश कैसा हो जाएगा, β, 2। यस, या फिर α डैश मान लो, 2। इस टाइप के कोऑर्डिनेट्स होंगे A और A डैश के, such that both the line segments AB and A dash B पॉइंट दे रखा है, सबटेंड एंगल π/4 एट द ओरिजिन, एंगल दे रखा है, इज इक्वल टू। अब ये वाली स्टेटमेंट में कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर सबटेंड का मतलब क्या होता है, तो ये देख लो एक बार अच्छे से। तो मान लो मुझे एक लाइन सेगमेंट गिवन है AB, और मुझे बोल दिया जाए कि भाई ये AB वाली लाइन सेगमेंट ना किसी पॉइंट P पे थीटा का एंगल सबटेंड कर रही है। तो इसका सिंपल सा मतलब क्या होता है कि मैं A को P से ज्वाइन कर दूंगा, B को P से ज्वाइन कर दूंगा, और ये वाला जो एंगल होगा ना यहाँ पे, दैट वुड बी थीटा। ये मतलब होता है, इसको बोल देते हैं एंगल सबटेंडेड बाय द सेगमेंट AB एट द पॉइंट P। तो ठीक है, एक बार डायग्राम बना के देखते हैं, थोड़ा आइडिया लगेगा। सो लेट अस से दिस इज द कोऑर्डिनेट एक्सिस, लाइन y इज इक्वल टू 2, सपोज ये बना दी मैंने, ठीक बात है। पॉइंट बी कहां पे दे रखे हैं, 2,3 पे। 2,3 कहां पे होगा, y इज इक्वल टू 2 के ऊपर होगा कहीं पे, तो ये मान लेते हैं 2,3। अब देखो क्या सिचुएशन है, क्या बोला गया था, बोथ द लाइन सेगमेंट्स ए बी एंड ए डैश बी सबटेंड एंगल π/4 एट द ओरिजिन। तो पहले तो एक पॉइंट की बात करते हैं, ए वाला पॉइंट मान लो यहां पे कहीं पे α, 2। तो ए बी वाली जो सेगमेंट है वो π/4 का एंगल सबटेंड कर रही है, मतलब इन दोनों को मैं ओरिजिन से ज्वाइन कर दूंगा। सो दिस एंगल इज गिवन एज π/4। सही बात है। और यही सेम सिचुएशन दूसरे पॉइंट के लिए भी है, ए डैश बी के लिए भी। तो ए डैश बी वाला भी π/4 का एंगल सबटेंड करेगा, तो मतलब ए डैश कहां पे होगा ना, यहां पे कहीं पे ले लेते हैं सर। अगेन ए डैश और बी को मैं ओरिजिन से ज्वाइन करूंगा, सो दिस एंगल इज अगेन π/4। डायग्राम क्लियर है। तो कुल मिला के जो एंगल हो गया मेरे ख्याल से π/2 हो गया ना, ये पूरा एंगल ए डैश इज π/2। ठीक है, कोई बात नहीं है। क्या पूछा गया था हमसे, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड ए डैश, तो ये वाला डिस्टेंस पूछा गया ए डैश।
तो इन शॉर्ट मुझे अल्फा और अल्फा डैश की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया, दैट इज द टारगेट। देख के बता दो भाई कैसे फाइंड करोगे, हाउ टू फाइंड अल्फा एंड अल्फा डैश, है कोई आइडिया? मेन कंडीशन एंगल दे रखा है सर π/4, और जब भी दो लाइंस के बीच में एंगल दे रखा होता है मैं तो हमेशा tan थीटा का फॉर्मूला यूज करता हूं, कोई डाउट ही नहीं है। तो इसी के बारे में सोच के देखते हैं, और मॉडुलस के साथ लगाया करो हमेशा जब भी फॉर्मूला लगाओ, याद रखो। तो क्या लग रहा है, अगर इन दो लाइंस की बात करें, दिस लाइन एंड दिस लाइन, तो ओ बी का स्लोप तो सर आ जाएगा मेरे पास, ओ पॉइंट पता है, बी पॉइंट पता है, ओ ए का स्लोप मैं फाइंड कर लूंगा क्योंकि ये एंगल पता है, तो सही बात है। और अगर ओ ए का स्लोप आ गया तो अल्फा की वैल्यू भी आ जाएगी, डन, बन गई ये बात। तो एक काम कर रहा हूं मैं, ओ ए और ओ बी वाली लाइंस को लेके इस पे tan थीटा का फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या बनेगा, tan π/4 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ, इसका स्लोप कितना मान लें, m मान लेते हैं, इसका स्लोप कितना आ जाएगा, 3 - 0 2 - 0 3/2 आ गया। सो कितना बन गया ये, m - 3/2 अपॉन 1 + 3m/2। ठीक है, तो यहां से m की वैल्यू आ जाएगी, इसका स्लोप तो आ गया मतलब, तो यहां से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। इसके लिए क्या करोगे, अल्फा डैश कैसे फाइंड करोगे, इसके लिए भी सेम काम कर देंगे सर, इन दो लाइंस के बीच में लगा देंगे ओ बी एंड ओ ए डैश, अगेन वहां से अल्फा डैश की वैल्यू आ जाएगी। और सोच के देखो, ध्यान देना, बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, क्या मुझे इसके लिए और इसके लिए दोनों के लिए सेपरेट फॉर्मूला लगाने की जरूरत है क्या, दो बार सोल्व करने की जरूरत है क्या, दो बार तो सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है सर, क्योंकि ना दोनों के लिए एग्जैक्टली सेम सिचुएशन है, उसके लिए भी अगर मैं सोल्व करने की ट्राई करूंगा सेम इक्वेशन बनेगी। तो दैट मींस दोनों की दोनों वैल्यूज मेरे पास एक सिंगल इक्वेशन से आ जाएंगी, डबल मेहनत करने की लोड़ ही नहीं है। यस, तो कर दो, सोल्व करो इसको। tan π/4 की वैल्यू कितनी है, 1 है, मॉडुलस को रिमूव करेंगे प्लस माइनस का साइन आएगा, सो m - 3/2 अपॉन दिस इज इक्वल टू +1 और -1। एक बार प्लस का साइन लेके सोल्व कर लेते हैं, एक बार माइनस का साइन लेके कर दो। सो m - 3/2 इज इक्वल टू दिस, कितना आ गई, m/2 इज इक्वल टू -5/2। सो m की वैल्यू -5 आ गई एक तो, और माइनस का साइन लेके सोल्व करेंगे, चाहो तो सोल्व कर लो, नहीं तो जरूरत नहीं है सोल्व करने की, क्योंकि मुझे पता है वैसे भी कि सर दोनों के दोनों ना परपेंडिकुलर है आपस में, तो एक का स्लोप अगर m है दूसरे का ऑटोमेटिकली -1/m हो जाएगा। तो यहां से भी फाइंड कर लूंगा, पूरी कैलकुलेशन नहीं कर रहा मैं, डायरेक्टली बता देते हैं, दूसरा स्लोप क्या आ जाएगा, 1/5। और डायग्राम से देख के मुझे पता चल रहा है कि ये वाला स्लोप होगा 1/5 और ये होगा -5, बस हो गया। अब तो अल्फा और अल्फा डैश फाइंड करना था, यहां से आ जाएगा। तो अगर -5 इसका स्लोप है तो यहां से क्या होगा, ये 2 - 0 अपॉन अल्फा डैश -0, सो अल्फा डैश की वैल्यू आ गई है -2/5। एंड सिमिलरली इसका स्लोप अगर 1/5 है, दैट इज 2/α, सो 2/α इज इक्वल टू 1/5, दैट मीन्स अल्फा इज इक्वल टू 10। अल्फा आ गया, अल्फा डैश आ गया, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, अल्फा माइनस अल्फा डैश होगा सर 10 + 2/5, दैट इज 52/5। यस, दैट वुड बी द आंसर, ऑप्शन 3 वुड बी करेक्ट। तो टाइम वेस्ट मत करना कि इसके ऊपर भी tan थीटा का फॉर्मूला लगा रहे हैं, इसके ऊपर भी tan थीटा का, क्योंकि सारी सिचुएशन सेम है, सारी कंडीशन सेम है, तो एक बार फॉर्मूला लगा के आपको दोनों वैल्यूज एक साथ मिल जाएंगी। ओके, डन। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लाइन विद द स्लोप ग्रेटर देन 1, स्पेसिफिकली मेंशन करा गया कि भाई स्लोप ना 1 से बड़ा है, इसकी कोई ना कोई तो जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन में, कोई डाउट नहीं है। passes through the point A से पास कर रही है, and intersects another line at the point B. If the length of line segment AB is given, then B also lies on the line. तो मतलब B के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं हमसे। एक डायग्राम बना ले, एक बार करते हैं, चलो ट्राई। एक तो ये वाली लाइन गिवन है, x - y - 2 इज इक्वल टू 0, ठीक बात है। पॉइंट गिवन है 4,3, इसके ऊपर तो नहीं लाई कर रहा, कहीं पे भी रैंडम सा पॉइंट ले लेता हूं मैं। क्या बोला गया था, देखो ध्यान से, एक लाइन है जिसका स्लोप 1 से बड़ा है, ए से पास करके जा रही है और इसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो मान लो दिस इज द लाइन। कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, बी पॉइंट पे, और ए बी की लेंथ गिवन है हमें √29/3।
इतनी सारी इंफॉर्मेशन है मेरे पास, और तो कुछ नहीं पता। ए बी का स्लोप 1 से बड़ा है, ये भी लिख लेते हैं एक बार, नहीं तो भूल जाएंगे। डन। फाइंड क्या करना है, बी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो सोच के बता दो कैसे स्टार्ट करा जाए क्वेश्चन को। देखने में तो आसान से लग रहा है, कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन तो है ही नहीं है। एक तो सर दो लाइंस के इंटरसेक्शन की बात हो रही है, एक लेंथ की बात हो रही है, हो जाना चाहिए। क्या करें, देखो जब भी डिस्टेंस गिवन होता है ना, मुझे ए बी वाला डिस्टेंस है, इसको देख के दो चीजें दिमाग में आती हैं, दो मेथड्स समझ में आते हैं। एक तो सर पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ अ लाइन का यूज कर सकते हैं, याद आया, पहले भी डिस्कस करा था हमने कि भाई जब भी डिस्टेंस दे रखा होगा पैरामेट्रिक इक्वेशन का यूज करा जा सकता है, x1 प्लस आर कोस थीटा, y1 प्लस आर साइन थीटा। दूसरा ऑप्शन कौन सा होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला का, पता ही है, कोई डाउट ही नहीं है। तो ये दो ऑप्शंस मेरे दिमाग में आ रहे हैं, अभी दोनों से ना ट्राई करके देखते हैं एक बार। मेथड 1 देखो, पैरामेट्रिक से अगर करना है कैसे करेंगे, देखो ध्यान दो। a.4,3 पता है मुझे, r की वैल्यू पता है √29/3, b के कोऑर्डिनेट्स चाहिए मुझे। तो मैं क्या करता हूं, मान लेता हूं कि b के कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे, याद है x1 प्लस आर कोस थीटा, y1 प्लस आर साइन थीटा। x1 y1 पता है, r पता है, थीटा नहीं पता, तो मान लेते हैं चलो कि इसकी जो इंक्लिनेशन है ना वो थीटा है। तो देखो b के कोऑर्डिनेट्स कैसे आ गए, वैल्यूज पुट कर रहे हैं सिंपली। सो दिस विल बी 4 प्लस दिस कोस थीटा एंड सिमिलरली 3 प्लस दिस साइन थीटा। b के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब मुझे ये तो पता ही है कि भाई b वाला पॉइंट ना इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, तो इसको उठा के इसमें सेटिस्फाई करवा देंगे, थीटा में इक्वेशन आ जाएगी, मेरे पास सोल्व हो जाना चाहिए। तो x की जगह ये रख दिया हमने, y की जगह ये रखा, -2 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई है। क्या लग रहा है, सॉल्व हो जाएगी, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, ट्राई करते हैं चलो। तो ये बन गया √29/3 कोस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1। ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आ गई है। एक वेरिएबल है, एक इक्वेशन है, सॉल्व तो हो जाना चाहिए, बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है सर। एक तरीका तो क्या नजर आ रहा है कि स्क्वायरिंग कर सकते हैं दोनों तरफ, नहीं, स्क्वायरिंग करने से क्या होता है पता है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे ना, ये बन जाएगा 1 माइनस साइन 2 थीटा, और इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करके स्क्वायरिंग करेंगे 9/29 बन जाएगा। तो साइन 2 थीटा की वैल्यू तो मेरे पास यहां से आ रही है, 20/29 आ गई है शायद। डन। अब सोच के देखो, साइन 2 थीटा आ गया, मुझे चाहिए क्या था, मुझे b के कोऑर्डिनेट्स चाहिए थे। तो मेरा टारगेट तो फाइंड करने का था साइन थीटा और कोस थीटा। टेल मी, कैन वी फाइंड साइन थीटा एंड कोस थीटा फ्रॉम साइन 2 थीटा? हाँ जी सर, आ ही जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। साइन 2 थीटा की हेल्प से मुझे ये पता है कि साइन 2 थीटा को क्या लिखा जा सकता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा लिखा जा सकता है। या फिर एक काम ये कर सकते हैं, साइन 2 थीटा की एक आइडेंटिटी ये भी तो होती है ना, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो मैं तो क्या करूंगा, tan थीटा में क्वाड्रेटिक बना लूंगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके, वहां से tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी, और अगर tan थीटा आ गया तो साइन थीटा और कोस थीटा भी तो आ ही जाएगा। तो एक तो ये मेथड हो गया, सही बात है। बट कैलकुलेशन पता है सर थोड़ी ज्यादा बन रही है, क्योंकि पहले क्वाड्रेटिक बनानी पड़ेगी, उसको सोल्व करना पड़ेगा, तब जाके साइन थीटा कोस थीटा फाइंड आएंगे। एक तो ये तरीका है, देखते हैं कोई दूसरा तरीका अगर बेटर मिल पाए तो। मेथड 2 क्या था, डिस्टेंस फॉर्मूला सोचा था हमने, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, ट्राई करके देखते हैं। देखो अगर मुझे ए और बी के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है तो बी के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, कैसे मानेंगे, या तो मैं अल्फा कॉमा बीटा मान लूं, बट क्योंकि मुझे दे रखा है कि बी पॉइंट तो इस लाइन के ऊपर है, तो मैं तो ये भी कर सकता हूं, बी के कोऑर्डिनेट्स ना सिंगल वेरिएबल में मान लेता हूं। तो एक्स कोऑर्डिनेट अगर अल्फा है, वाई वुड बी अल्फा -2। लगा दो डिस्टेंस फॉर्मूला ए और बी के बीच में। सो ए बी इज इक्वल टू √29/3, स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों तरफ, क्या बनेगा ये, सो अल्फा -4 का स्क्वायर प्लस दिस वुड बी अल्फा -5 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 29/9। ये चीज बन गई है। तो अल्फा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। ये मेथड ज्यादा इजी लग रहा है, नहीं यहां पे तो इतनी ज्यादा कैलकुलेशन बन गई थी, इसमें तो सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ रही है। ये तो मैं कर ही दूंगा, कोई डाउट ही नहीं है। तो यहां से अल्फा की वैल्यूज आ जाएंगी, अगर अल्फा आ गया तो डायरेक्टली बी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो डेफिनेटली दिस मेथड इज मच बेटर देन द प्रीवियस मेथड। तो यहां से सोल्व करके देखते हैं क्या बन रहा है।
सो वी आर गेटिंग 2 अल्फा स्क्वायर -8 -10 कैलकुलेशन बची है, थोड़ी सी कर रहा हूं, कंप्लीट करना आप। -18 अल्फा बन गया, प्लस में कांस्टेंट टर्म कितनी आएगी 25 + 16 - 29/9 इज इक्वल टू 0। यस, बन रही है कुछ बात, ये ज्यादा बड़े नंबर्स आ रहे हैं, देखना पड़ेगा ये तो। सो 2 अल्फा स्क्वायर -18 अल्फा प्लस में 25 + 16 41 बनेगा, 41 × 9 करना पड़ेगा। सो दिस विल बिकम 9 and 36 369 बनेगा, उसमें से 29 सब्ट्रैक्ट करेंगे 340, ऐसी कुछ अजीब सी चीज आ रही है। दिस इज इक्वल टू 0। यस, तो 9 से तो मल्टीप्लाई करवा देते हैं सारी इक्वेशन को, और 2 से डिवाइड भी हो जाएगा। सो 2 से डिवाइड करवाएंगे, सो अल्फा स्क्वायर 9 अल्फा स्क्वायर बन गया, ये 9 अल्फा बनेगा तो 81 अल्फा बन गया, और 170 इज इक्वल टू 0, ऐसी इक्वेशन आ गई। चेक करके देखना फैक्टराइज हो पाएगा क्या। हाँ जी, फैक्टराइज हो जाएगा। किसमें ब्रेक होगा ये ध्यान देना, 9 अल्फा स्क्वायर -51 अल्फा -30 अल्फा, ऐसे ब्रेक होगा। डन। तो यहां से मैं एक बार देख के बता रहा हूं क्या वैल्यूज आएंगी। 3 अल्फा वुड बी कॉमन, सो 3 अल्फा -71 17। सो अल्फा की एक वैल्यू तो आ रही है 17/3 शायद, और दूसरी वैल्यू आ रही है 10/3। दीज आर द टू वैल्यूज ऑफ अल्फा। तो थोड़े से बड़े नंबर्स आ गए हैं, टाइम लग सकता है सोल्व करने में। यस, बट यस, ये दो वैल्यूज आ गई हैं 17/3 एंड 10/3। अब प्रॉब्लम ये आएगी कि सर दो वैल्यूज आ गई, इसके कोरस्पोंडिंग तो फिर दो आंसर्स आएंगे बी के, तो दो पॉसिबल आंसर्स आने चाहिए। तो क्या करें, दोनों में से किसी एक को एलिमिनेट करना पड़ेगा, किसी एक को रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो सोच के बता सकते हो दोनों में से कौन सी वैल्यू रखी जाए अल्फा की, 17/3 या 10/3, एनी आइडिया। और मुझे पता है जब भी किसी एक चीज को एलिमिनेट करना होता है, रिजेक्ट करना होता है, हमेशा क्वेश्चन को देखा जाता है कि भाई उसमें कोई एक्स्ट्रा कंडीशन थी क्या। तो हाँ जी, याद आया मुझे, ए बी का स्लोप ग्रेटर देन 1 है, ये एक्स्ट्रा कंडीशन थी, इसका यूज करूंगा मैं। तो देखो ट्राई करके दोनों केसेस लेके चलते हैं। अगर अल्फा की वैल्यू 17/3 होगी तो चेक कर लेते हैं ए बी का स्लोप क्या आएगा। तो देखो एक बार, ए बी का स्लोप कितना है, दिस विल बिकम अल्फा -5 अपॉन अल्फा -4, ये है ना ए बी का स्लोप। तो पुट करके देखो 17/3, 1 से बड़ा आ रहा है, ये छोटा आ रहा है, तो दिस विल बिकम 17/3 -5 अपॉन 17/3 -4, तो ये बन गया 2/5। 1 से छोटा आ गया सर इस केस में, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, रिजेक्ट हो गया। दूसरा भी एक बार चेक कर लो, अल्फा इज इक्वल टू 10/3 पे चेक करो कितना आ रहा है। तो स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू 10/3 -5 अपॉन 10/3 -4। तो 10 - 15 इज -5, 10 - 12 इज -2। हाँ जी, ये आ रहा है 1 से बड़ा नंबर। तो दिस इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ अल्फा, दिस इज द वैलिड वैल्यू ऑफ अल्फा। अल्फा की वैल्यू आ गई है, दैट मीन्स बी के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। और अगर बी के कोऑर्डिनेट्स आ गए, चेक कर लेना कौन सी लाइन उसको सेटिस्फाई कर रही है, देख लेना कौन सा आंसर आ रहा है। राइट, अब तो हो जाएगा। तो आसान क्वेश्चन था। कैलकुलेशन की टर्म्स में थोड़ी प्रॉब्लम यहां पे आ सकती है, यहां पे थोड़ा टाइम वेस्ट हो सकता है हमारा, बट अगर फैक्टराइज करने में प्रॉब्लम आ रही है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो है ही है ना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज कर लिया करो। राइट, और यहां पे कंफ्यूजन आ सकती है कि दोनों में से कौन सी वैल्यू रखी जाए, तो जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है उसका ध्यान रखा करो। ओके, डन। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट द पॉइंट P अल्फा कॉमा बीटा इज एट अ यूनिट डिस्टेंस। यूनिट डिस्टेंस का मतलब 1 यूनिट का डिस्टेंस है, फ्रॉम ईच ऑफ द टू लाइंस दिस एंड दिस। समझ में आ गया सर, एक पॉइंट की एक लाइन से डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला होता है मेरे पास तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला, उसका लगा देंगे फॉर्मूला, इक्वल टू 1 कर देंगे। ठीक है, इफ P लाइज बिलो L1 एंड अबव L2, ये थोड़ी कंफ्यूजिंग सिचुएशन आ गई है। और मुझे पता है जब भी ऐसी इंफॉर्मेशन होती है, अबव बिलो लेफ्ट राइट इनवर्ड्स आउटवर्ड्स, हमेशा मुझे डायग्राम की हेल्प लेनी पड़ती है, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे प्लॉट करके देखना पड़ेगा क्या सिचुएशन है। देन 100 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू। तो अदरवाइज तो क्वेश्चन काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। P पॉइंट का L1 से डिस्टेंस 1 यूनिट दे रखे, P पॉइंट का L2 से डिस्टेंस 1 यूनिट दे रखे, वो तो फॉर्मूला लगा दूंगा, बस इस चीज का देखना पड़ेगा कैसे यूज करें। तो कोई नहीं, ट्राई करते हैं फिलहाल। तो देखो सिचुएशन क्या है, P पॉइंट है,
L1 लाइन क्या है 3x माइनस 4y प्लस 12 इज इक्वल टू 0 और L2 लाइन 8x प्लस 6y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दे। याद है क्या फॉर्मूला होता है ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विद द मैग्नीट्यूड विद द मॉडुलस साइन लगाते हैं। ये बनेगा 3 अल्फा माइनस 4 बीटा प्लस 12 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मॉडुलस के साथ। ये 1 के बराबर दे रखा है। सिमिलरली p और L2 के बीच का डिस्टेंस भी 1 है, इस पे भी लगा देते हैं। सो 8 अल्फा प्लस 6 बीटा प्लस 11 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चाहिए क्या मुझे अल्फा और बीटा की वैल्यू चाहिए। तो यहां से क्या है ध्यान देना, इसकी वैल्यू 5 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मॉडुलस को रिमूव करेंगे तो प्लस माइनस 5 आएगा। सो दिस विल कम आउट टू बी प्लस और माइनस 5। अल्फा बीटा में इक्वेशन आ गई है। सिमिलरली ऐसे कुछ यहां से भी तो होगा, ये सिचुएशन बन रही है। अब सोच के देखो क्या करोगे। सर मुझे तो अल्फा बीटा की वैल्यूज चाहिए, तो वो इक्वेशन को सोल्व करके आ जाएंगे, ये बात तो सही है। बट प्रॉब्लम क्या आ रही है ना, काफी सारे केसेस बन रहे हैं। यहां से भी 2 केसेस बनेंगे, एक बार प्लस वाला एक बार माइनस वाला। 2 इक्वेशन यहां से आएंगी, 2 इक्वेशन यहां से आएंगी, तो मेरे पास तो ढेर सारे सॉल्यूशंस आ जाएंगे अल्फा बीटा के लिए। कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा रखने किसको रिजेक्ट करने। तो क्या क्वेश्चन में एक्स्ट्रा कंडीशन है? हाँ जी सर एक्स्ट्रा कंडीशन है कि P ना L1 के नीचे लाई करेगा L2 के ऊपर। तो हो ना हो इसी की हेल्प से मुझे जजमेंट लगानी पड़ेगी, प्लस का साइन रखना है या माइनस का। तो एक काम करते हैं, डायग्राम बना के देखते हैं एक बार। लेट अस ट्राई। L1 वाली लाइन चेक करो कैसे बनेगी। x इंटरसेप्ट इज नेगेटिव, y इंटरसेप्ट इज पॉजिटिव, राइट। तो ये मान लेते हैं ये है हमारी L1 वाली लाइन। x इंटरसेप्ट -4 है और y इंटरसेप्ट कितना 3। दिस इज द लाइन L1। L2 वाली लाइन चेक करो, x इंटरसेप्ट भी नेगेटिव है, y इंटरसेप्ट भी नेगेटिव है। x कितने -11/8, मतलब यहां पे कहीं पे होगा शायद, यस। और y इंटरसेप्ट y भी नेगेटिव है, नीचे की तरफ आ जाएगा। तो ये बन गई हमारी लाइन L2, L1 एंड L2। और P पॉइंट देखो कहां पे, बिलो L1 अबव L2। तो मुझे लग रहा है फिर तो ये वाले रीजन में आ जाएगा, L1 के नीचे और L2 के ऊपर। डन, ये मतलब है। तो यहां पे है पॉइंट P कहीं पे। अब देख के बताओ इसको कैसे यूज करोगे भाई, दे तो दिया इसने। इसकी हेल्प से कैसे पता करें यहां पे प्लस का साइन है या माइनस का, तो पता चल जाएगा सर। क्या कर सकते हैं, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन की हेल्प ले सकते हैं। और मुझे हमेशा 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, एक लाइन चाहिए होती है। तो देखो ध्यान से 1 बाय 1 देखते हैं। अगर मैं L1 लाइन की बात करूं, इसके रिस्पेक्ट में P पॉइंट तो है मेरे पास, एक पॉइंट और चाहिए, ओरिजिन ले लेते हैं। तो देख के बताओ, L1 के रिस्पेक्ट में P एंड O दोनों के दोनों सेम साइड पे लाई कर रहे हैं, इसका यूज कर लूंगा मैं। तो चेक करके देखो, अगर मैं ओरिजिन को L1 के अंदर पुट करूंगा तो क्या वैल्यू आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी सर। यस, तो अगर L1 को ओरिजिन में पुट करके पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, दैट मींस P पॉइंट को भी अगर L1 में पुट करेंगे तो पॉजिटिव साइन आना चाहिए। तो पता चल गया कि सर 3 अल्फा माइनस 4 बीटा प्लस 12, नहीं तो चाहो तो यहां से कर लो पूरे का पूरा। क्या करना है, ओरिजिन को इसमें पुट करेंगे और P पॉइंट को इसमें पुट करेंगे। दोनों का प्रोडक्ट कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो क्या पता चला कि सर 3 अल्फा माइनस 4 बीटा प्लस 12 की वैल्यू पॉजिटिव होगी। और देखो यहां पे यही तो मेरे पास 2 ऑप्शंस थे कि पॉजिटिव लेने के नेगेटिव, तो पता चल गया सर पॉजिटिव का साइन लेना है, नेगेटिव वाला नहीं लेना। बन गई बात। और सेम काम मैं L2 के लिए कर सकता हूं। L2 के रिस्पेक्ट में सोच के देखो क्या सिचुएशन है। L2 के रिस्पेक्ट में भी सेम सिचुएशन है सर, P और O दोनों के दोनों सेम साइड पे होनी चाहिए। फिर से देखो, ओरिजिन को अगर मैं पुट करूंगा L2 के अंदर तो 11 आएगा, और पॉइंट P को पुट करेंगे तो 8 अल्फा प्लस 6 बीटा प्लस 11 पॉजिटिव आना चाहिए। तो ये वाला भी पॉजिटिव साइन लेना पड़ेगा, नेगेटिव नहीं लेना। सो दिस इज द करेक्ट, दिस इज नॉट करेक्ट। अब मेरा काम हो गया। अब मेरे पास 2 लीनियर इक्वेशंस आ गई हैं, इनको मैं सोल्व कर दूंगा। अब इसके बाद का काम आपका है, कैलकुलेशन वाला पार्ट कंप्लीट करना, आंसर आ जाएगा। यस डन। तो कंप्लीट करना, देखना, बता दो
चैट में क्या क्या आंसर आ रहा है सारे लोग बता देना, आपस में मैच कर लेंगे क्या आंसर आएगा इसका। तो ये बढ़िया कंसेप्ट यहां पे यूज हो गया। कुछ लोग तो क्या करते हैं, मॉडुलस का साइन ही नहीं लगाते। अब वो बात अलग है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बाय चांस उनका आंसर सही आ जाएगा, क्योंकि वैसे भी हमारा पॉजिटिव ही आ रहा है। बट आप देख रहे हो कि काफी बार गलती होने के चांसेस है अगर तुम मॉडुलो साइन नहीं लगाओगे। तो एक तो मॉडुलो साइन लगाना है, और दूसरा जब भी पॉइंट की पोजीशन की बात होती है लाइंस के रिस्पेक्ट में, हमेशा इस कंसेप्ट को याद रखना है कि दो पॉइंट्स की एक लाइन के रिस्पेक्ट में क्या पोजीशन होती है। डन। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ के देखो। लेट ए पॉइंट वेयर ए इज ग्रेटर देन 0। इसका तो सर जरूरी नहीं है कुछ खास रोल हो, ये तो इसने इसीलिए दे रखा होगा क्योंकि अंडर रूट ऑफ ए वाली चीज आ गई है यहाँ पे, इसको डिफाइन करवाने के लिए दे रखा होगा। लेट ए इज अ फिक्स्ड पॉइंट इन द एक्स वाई प्लेन, ठीक है। द इमेज ऑफ ए इन द वाई एक्सिस बी बी and the image of B in x-axis be C if D is a point in the fourth quadrant such that the maximum area of triangle ACD। मैक्सिमा मिनिमा वाला कंसेप्ट लग रहा है, यूज करना पड़ेगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल को मैक्सिमाइज करना है, देन ए इज इक्वल टू, ठीक है। इमेजेस की बात हो रही है काफी ज्यादा, वाई में इमेज लेनी है या एक्स में, तो डायग्राम से शुरुआत करनी पड़ेगी, ऐसे कुछ ज्यादा नहीं आइडिया लगेगा। चेक करो, ए पॉइंट कहां पे होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, दोनों चीजें पॉजिटिव हैं। बी पॉइंट देखो कैसे दिया गया था, इमेज ऑफ ए इन वाई एक्सिस बी बी, तो बता सकते हो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। हाँ जी सर बता सकते हैं, क्या इमेज लेंगे सिमेट्री बैठेगी, तो एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेगा। आगे क्या बोला गया था, इमेज ऑफ बी इन द एक्स एक्सिस बी सी, तो बी की इमेज ले ली एक्स एक्सिस में, ये आ गया पॉइंट सी, फिर से सिमेट्री का यूज करेंगे, तो सी के कोऑर्डिनेट्स एक्स तो सेम ही रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा। और डी पॉइंट क्या था, डी पॉइंट इज अ पॉइंट इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा डी तो कोई भी रैंडम सा पॉइंट दे रखा है शायद इसने। और क्या बोला गया, मैक्सिमम एरिया ऑफ द ट्राइंगल एसीडी, एसीडी ट्राइंगल के एरिया की बात हो रही है, दिस ट्राइंगल, यस ठीक बात है। तो जब भी मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन आता है, थॉट प्रोसेस क्या होता है कि सर इसका एरिया का जो भी रिजल्ट आएगा ना, उसको मैं सिंगल वेरिएबल में एक्सप्रेस करने की ट्राई करूंगा। एक बार अगर वो सिंगल वेरिएबल में आ गया, फिर तो मैं उसको डिफरेंशिएट करके भी मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो चेक करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल एसीडी कैसे फाइंड करेंगे सिंगल वेरिएबल में। तो कोई बात नहीं सर, वेरिएबल तो सिंगल ही चल रहा है वैसे भी, ए तो कांस्टेंट नंबर ही है, द ओनली वेरिएबल इज थीटा, तो फाइंड हो जाएगा, तीनों के तीनों वर्टिसेस पता ही है मुझे। तो क्या करें, हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एसीडी। दो ऑप्शंस होंगे सर हमेशा, या तो मैं डिटर्मिनेंट वाला मेथड लगाऊंगा या फिर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जो भी हमें इजी लगेगा वो वाला यूज कर लेंगे। क्या लग रहा है, कौन सा इजी लग रहा है। डिटर्मिनेंट वाला तो देखो लगा ही दूंगा, कोई डाउट नहीं है, बट क्या हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला लगाना हमारे लिए पॉसिबल है, क्योंकि इससे जनरली कैलकुलेशन इजी बनती है हमारी। सोच के देखो, बेस तो फाइंड कर लेंगे ए सी, और हाइट भी फाइंड हो जाएगी सर, तो ये लगा रहा हूं मैं तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और देखो एक चीज ना नोटिस करना तुम, ए पॉइंट और सी पॉइंट ये दोनों कैसे पॉइंट्स हैं, दोनों ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स अगर x, y है, ये -x, -y है, तो दोनों ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होंगे। तो मैंने डायग्राम थोड़ी सी गलत बनाई है, ये वाली जो लाइन है ना, ये ओरिजिन से पास करके जाएगी, तो मेरा काम आसान हो गया। मुझे तो देख के पता चल गई है इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, बता सकते हैं कि सर ओरिजिन से पास कर रही है, तो इस लाइन की इक्वेशन कैसी हो जाएगी ना, y = mx टाइप की हो जाएगी। और स्लोप कहां से आ जाएगा, यहां से √a/3/√a इंटू एक्स, तो y की वैल्यू आ गई है a/3 इंटू एक्स। तो मैंने इक्वेशन फाइंड कर ली। इक्वेशन से क्या फायदा होगा, अगर मेरे पास इक्वेशन आ गई तो मैं इस पॉइंट का इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर पाऊंगा ना, ये फायदा होगा। तो मैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी लगा पाऊंगा, बस मेरा काम आसान हो गया। तो अब मैं डिटर्मिनेंट वाला मेथड नहीं लगाऊंगा, ये वाला मेथड लगाऊंगा मैं तो करके देखते हैं, करो ट्राई। सो दिस इज इक्वल टू एरिया इज इक्वल टू, चेक करो, 1/2 इंटू बेस की वैल्यू कितनी, डिस्टेंस फॉर्मूला सर ध्यान से करना पड़ेगा, थोड़ा कैलकुलेशन वाला पार्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। इस पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे कितना आएगा, 6/√a²
प्लस में 2√a का स्क्वायर दैट इज 4a, ऐसा कुछ आ गया, इनटू हाइट, हाइट चेक करो कितनी आएगी, ये इक्वेशन थी ax माइनस 3y इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन थी। इस लाइन का इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है, फॉर्मूला लगाओ क्या बनेगा, सो दिस विल बिकम अंडर रूट नहीं आएगा इसमें, मॉडुलस आएगा। सो मॉडुलस ऑफ 3a कोस थीटा माइनस 3a साइन थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 9, ये चीज आ रही है ना, सही बात है क्या। ये आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। कितने वेरिएबल की टर्म्स में है, एक ही वेरिएबल है सर थीटा, तो देखना पड़ेगा थीटा की कौन सी वैल्यूज के लिए ये मैक्सिमम होगा। सिंप्लीफिकेशन हो रही है, हाँ सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी। देखो ध्यान दो, यहां से 4 कॉमन आके बाहर आ जाएगा, तो 2 का फैक्टर बाहर आया, अंदर एलसीएम लेंगे क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 9 प्लस ए स्क्वायर, बढ़िया सर ये तो, नीचे अंडर रूट ऑफ ए आ गया, यहां पे 3a का मॉडुलस कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 9, तो काफी सिंप्लीफाई हो गया ये तो। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 9 कैंसिल आउट हो गया पूरे का पूरा, ये भी पूरा कैंसिल आउट हो गया। तो इस पे डिपेंड कर रहा है कि सर एरिया मैक्सिमम कब होगा ना, जब कोस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो मुझे बता दो देख के, कोस थीटा माइनस साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, बताइए मुझे। कौन सी सिचुएशन है, ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा वाली सिचुएशन है। इसका तो मेरे पास डायरेक्ट रिजल्ट होता है सर, मैक्सिमम वैल्यू होती है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मिनिमम वैल्यू होती है माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बन गई बात, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 2 हो जाएगी। बट थोड़ा सा ध्यान भी देना पड़ेगा कि भाई इसकी मैक्सिमम वैल्यू √2 होना पॉसिबल है क्या, क्योंकि थीटा पे कंडीशन थी क्या, इसने लिखा था दैट डी इज अ पॉइंट इन द 4th क्वाड्रेंट, तो ये पॉइंट 4th क्वाड्रेंट पे होना चाहिए। और 4th क्वाड्रेंट में कब होगा, अगर कोस थीटा पॉजिटिव है और साइन थीटा नेगेटिव है तभी हो पाएगा। आ रही है बात समझ में, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। 4th क्वाड्रेंट में तभी होगा अगर कोस थीटा पॉजिटिव है साइन थीटा नेगेटिव है। तो सोच के बताओ, अगर कोस थीटा पॉजिटिव है और साइन थीटा नेगेटिव है, क्या इसकी वैल्यू √2 होना पॉसिबल है, हाँ जी सर पॉसिबल है। कोस थीटा को √2 करवा देंगे और साइन थीटा को माइनस √2, ठीक है बन गई बात, कोई चिंता नहीं अब तो मुझे। तो अब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट। क्या पता चला मुझे कि सर एरिया की मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करेंगे ना, इसकी वैल्यू √2 से रिप्लेस कर देंगे, तो कितना आ गया 3 mod ऑफ a अपॉन रूट ऑफ a इंटू रूट ऑफ 2, ये आ गया मैक्सिमम एरिया। और ये मुझे दे रखा था क्वेश्चन में 12 के बराबर है, बन गई बात, हो गया सॉल्व। सो 3 × 4 = 12। ए तो इसने दे ही रखा था पॉजिटिव है, तो मोड ए विल बी इक्वल टू ए ओनली, तो अंडर रूट ए आ गया। सो अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 4, स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों तरफ, ए की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई है। यस सही बात है। तो सारे क्वेश्चन अगर तुम नोटिस करो ना, क्वेश्चन आसान चल रहे हैं, बट हर एक में कोई ना कोई थोड़ा सा ऐसी इंफॉर्मेशन दे रखी है जिसमें थोड़ी कंफ्यूजन होने के चांसेस है। यस ओके, लेट अस लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। रे ऑफ लाइट, मजा आ गया देख के इसको, ये वाला कंसेप्ट तो पता ही है हमें। क्या करना होता है रे ऑफ लाइट में, इंसिडेंट रे के ऊपर एक पॉइंट लेके उसकी इमेज लेनी होती है सर, हमेशा वही करते हैं सारे क्वेश्चंस में। A ray of light passing through the point this reflects on the x-axis at the point A and the reflected ray passes through the point Q। एक रफ डायग्राम बना लेता हूं मैं पहले ही। सो ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, कहां से रिफ्लेक्ट हो रही है एक्स एक्सिस से, और इंसिडेंट रे कहां से आ रही है 2,3 से, तो ये पॉइंट मान लो 2,3 है। यस, reflects on x-axis at the point A, this is the point A, and the reflected ray passes through the point Q, this is the point Q, 5,4। आगे स्टेटमेंट रीड करते हैं। देखो इतनी इंफॉर्मेशन से मुझे क्या समझ में आ रहा है ना कि सर मैं A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लूंगा, इसका मुझे पक्का पता है, A पॉइंट आ जाएगा मेरे पास। आगे देखते हैं क्या लिखा है इसने। लेट R इज द पॉइंट दैट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AQ इंटरनली इन द रेशियो 2:1। AQ के ऊपर एक पॉइंट R है जो कि इसको 2:1 की रेशियो में डिवाइड कर रहा है। जैसी रेशियो आ गई एक चीज क्लियर हो गई है, क्या कि सर सेक्शन फॉर्मूला का यूज करेंगे। अगर ए पॉइंट आ गया,
सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे 2:1 के ऊपर, तो आर के कोऑर्डिनेट्स भी आ जाएंगे। यस, ठीक है, डन। तो आर पॉइंट भी आ जाएगा। आगे देखते हैं, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर एम फ्रॉम आर ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी ए क्यू। क्या कुछ हो गया, ये एम से परपेंडिकुलर ड्रॉप करा गया किसके ऊपर, ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी ए क्यू का बाइसेक्टर मान लो ये ऐसा कुछ है। सो आर से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करा है, दिस पॉइंट इज एम, ओके। और इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं अल्फा कोमा बीटा। तो फाइनली मेरे से अल्फा बीटा की वैल्यू पूछी गई है। तो देख रहे हो, कंसेप्ट हमारा वही था रिफ्लेक्शन वाला, बट उसको यूज करके इसने थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड कर लिया, बीच में 2-3 कंसेप्ट और मिक्स कर दिए, सेक्शन फॉर्मूला घुसा दिए, बीच में एंगल बाइसेक्टर घुसा दिया। तो देखना पड़ेगा कैसे सोल्व करा जाए। तो एक काम करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना। सबसे पहले तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं। तरीका मुझे पता है, हमेशा क्या करते हैं कि सर पी पॉइंट हमने ले लिया ना, इसकी इमेज फाइंड करेंगे एक्स एक्सिस के अंदर, और इमेज तो मैं डायरेक्टली बता दूंगा क्योंकि एक्स एक्सिस है, तो सिमेट्री से बता देंगे 2, -3 वुड बी द इमेज। और ये जो इमेज होती है ये हमेशा रिफ्लेक्टेड रे के ऊपर लाई करती है, ये कंसेप्ट है। तो ए के कोऑर्डिनेट्स मुझे पता ही है कैसे होंगे, अल्फा कोमा 0 टाइप के। अल्फा तो ले रखा है, एच कोमा 0 मान लेते हैं। सो एच की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं क्या, बता दो। आ जाएगा सर, 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, कंडीशन लगा देंगे कौन कौन से, पी डैश ए एंड क्यू दीज आर कोलिनियर। या तो इक्वेशन फाइंड करके कर दो या फिर स्लोप्स की हेल्प से कर देंगे। तो मैं तो हमेशा स्लोप से सोल्व करता हूं। सो पी डैश ए का जो स्लोप होगा दैट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ पी डैश क्यू। करो सोल्व। पी डैश ए का स्लोप कितना, 3/h-2, और पी डैश क्यू का स्लोप कितना, 7/3। ये आ गया। सो h-2 की वैल्यू आ गई है 9/7। दैट मीन्स h की वैल्यू कुछ आ गई है 23/7 आ गई है h की वैल्यू। यस, सो a के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं 23/7, 0। अब नेक्स्ट स्टेप मुझे पता है क्या होगा कि सर अगर a आ गया तो r के कोऑर्डिनेट्स भी आ जाएंगे सेक्शन फॉर्मूला से। तो r के कोऑर्डिनेट्स भी लिख रहा हूं मैं, क्या आएंगे, लगा दो सेक्शन फॉर्मूला, 2:1 है। और ये भी ध्यान रखा करो, जब इसने रेशियो दे रखी होती है ना 2:1, तो ध्यान दिया करो कौन से एंड से लिखा है, ए क्यू लिखा है या फिर क्यू ए लिखा है। अगर ए क्यू लिखा है मतलब ए से अगर तुम देखोगे यहां से ये वाला डिस्टेंस 2 होगा, दूसरे वाला 1 होगा। तो ऑर्डर भी मैटर करता है, 2:1 कहां से लिया गया, ए से या क्यू से। तो ठीक है, लगा देते। सो दिस विल बिकम 10, थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा, 2:1 है ना, 2 × 5 = 10 + 23/7 ऐसा बन रहा है शायद, चेक करना कैलकुलेशन, अपॉन में 3 आ जाएगा, कॉमा वाई कोऑर्डिनेट कितना, 2 × 4 8, 8/3। ये आर के कोऑर्डिनेट्स आ गए। ठीक है, अब जो मेन पार्ट बचा है ना सर, जिसको देख के डर लग रहा था एंगल बाइसेक्टर वाला, उसको ध्यान देना पड़ेगा। ये एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन है और आर से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करा गया। तो सोच के बता दो एम के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करेंगे, क्या आइडिया लग रहा है कि सर फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो फाइंड करना आता है मुझे, प्रोवाइडेड पॉइंट पता हो और लाइन की इक्वेशन पता हो। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही होता है मेरे पास। सो पॉइंट तो मेरे पास आ चुका है। देखो मुझे बता दो इस लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकता हूं क्या मैं, एंगल बाइसेक्टर ऑफ पी ए क्यू, इसकी इक्वेशन आ जाएगी। अब कई लोग बोलेंगे कि सर एंगल बाइसेक्टर तो हमारे सिलेबस में ही नहीं है, तो ये तो नहीं पूछना चाहिए, बट नहीं, पूछा जा सकता है, क्योंकि अगर तुम थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाओ बड़े ज्यादा इजीली एंगल बाइसेक्टर बता सकता हूं मैं। एक एंगल बाइसेक्टर तो इसका एक्स एक्सिस ही है और ये इसके परपेंडिकुलर वाली लाइन है। तो कैन यू सी कि सर क्योंकि ये नॉर्मल वाली लाइन बनेगी ना, तो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी, तो दैट मींस इट इज अ वर्टिकल लाइन। और अगर वर्टिकल लाइन है उसकी इक्वेशन कैसी होती है, एक्स इज इक्वल टू सम कांस्टेंट नंबर, और वो कांस्टेंट नंबर कौन सा होगा, यही तो होगा 23/7। तो देख रहे हो इसकी इक्वेशन मेरे पास आ चुकी है, एक्स इज इक्वल टू 23/7। तो थोड़ी कॉमन सेंस लगाया करो साथ में। तो क्योंकि ये नॉर्मल वाली लाइन थी, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो नॉर्मल लाइन अगर एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो वर्टिकल लाइन होगी, और वर्टिकल लाइन अगर h, 0 से पास करके जा रही है उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स इज इक्वल टू एच हो जाएगी। तो अब मेरे पास m के कोऑर्डिनेट्स आ गए, अगर तुम ध्यान दो तो कैसे, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, अल्फा तो सर इसी लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, 23/7 ही आ जाएगा। बीटा बता सकते हो क्या होगा,
फिर से वैसी कॉमन सेंस लगाएंगे कि सर अगर ये वर्टिकल लाइन है ना, ये इसके परपेंडिकुलर है, ये हॉरिजॉन्टल होगी, तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू r का y कोऑर्डिनेट 8/3, ये इक्वेशन होगी इसकी। तो पूरी लाइन पे y कोऑर्डिनेट तो फिक्स ही रहेगा, तो दैट मीन्स बीटा की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 8/3 आ जाएगी। तो बड़े इजीली सोल्व हो गया। उसके बाद तो क्या पूछा गया था, 7 अल्फा प्लस 3 बीटा, हाँ जी 7 अल्फा की वैल्यू 23 आ गई है और 3 बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई, 31 वुड बी द आंसर। यस, तो बड़ा मजेदार क्वेश्चन था, 2-3 कंसेप्ट को मिक्स कर दिया इसने। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In an isosceles triangle ABC, the vertex A is given and the equation of base BC is given। ठीक है, डायग्राम बनाते हैं एक। A is 6,1, BC। अब देखो एक चीज का ध्यान देना, इसमें कई लोगों को कंफ्यूजन होती है कि सर आइसोसेलेस ट्रायंगल तो दे दिए बट ये तो बता ही नहीं रखा कौन सी दो साइड्स बराबर है। बट स्टेटमेंट में वो चीज छुपी हुई है ऑलरेडी। इसने क्या लिखा है, बेस BC लिखा है, A को वर्टेक्स लिखा है। तो अगर BC का नाम बेस है ना, इसका मतलब क्या होता है, बाकी जो दो साइड्स हैं वो आपस में बराबर होंगी, ये इसका मतलब होता है बाय डिफॉल्ट। तो ये दो साइड्स बराबर हैं, A पता है BC पता है। आगे देखते हैं, लेट द पॉइंट बी लाई ऑन द लाइन दिस। इस स्टेटमेंट का मतलब पता है मुझे कि जब भी एक पॉइंट एक लाइन के ऊपर लाई कर रहा होता है, उसके कोऑर्डिनेट सिंगल वेरिएबल में मान लेते हैं। तो B के कोऑर्डिनेट्स मान लूंगा पहले, तो मैं क्या माने, y कोऑर्डिनेट अगर अल्फा है तो x वुड बी 7 - 3 अल्फा, ये कोऑर्डिनेट्स मान लिए हमने। इफ अल्फा कॉमा बीटा इज द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल ABC, सेंट्रॉइड की बात हो रही है, ठीक है, सेंट्रॉइड फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं। और काफी ज्यादा चांसेस हैं कि अगर सेंट्रॉइड फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं ना, तो सर या तो फॉर्मूला का यूज होगा या फिर क्या होगा, प्रॉपर्टी का यूज होगा 2:1 वाली, दोनों में से एक ही ऑप्शन हो सकता है। तो करते हैं ट्राई, सेंट्रॉइड फाइंड करना है मुझे अल्फा कॉमा बीटा। तो ट्राई करते हैं सर, तीनों वर्टिसेस फाइंड करने की। अगर ABC तीनों वर्टिसेस में फाइंड कर पाया तो सेंट्रॉइड भी आ जाएगा मेरे पास, फॉर्मूला लगा देंगे। यस, तो C वर्टेक्स इस लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, C के कोऑर्डिनेट्स भी काम करते हैं, मान ही लेते हैं बीटा की फॉर्म में। तो x अगर बीटा है, y वुड बी 4 - 2 बीटा। तो दो वेरिएबल है मेरे पास अल्फा बीटा, इन दोनों को अगर मैं सोल्व कर पाया, तीनों वर्टिसेस आ जाएंगे, सेंट्रॉइड आ जाएगा। देख के बताओ हाउ टू फाइंड अल्फा एंड बीटा, है कुछ आइडिया? अच्छा देखो, B वाला वर्टेक्स तो आ ही जाएगा ना, कि सर B तो इसके ऊपर लाई कर रहे हैं, इसमें सेटिस्फाई करवा देते हैं चुपचाप, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, B भी आ जाएगा, लो काम ही हो गया। तो B तो फाइंड करो कम से कम। सो 2 × 7 - 3 अल्फा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 4, कितना बना ये चेक करो, अल्फा इज इक्वल टू 2 आ गया। यस, सो दैट मीन्स B के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं कितने, 1,2। B के कोऑर्डिनेट्स आ गए 1,2। अब बता दो C कैसे फाइंड करेंगे, हाउ टू फाइंड बीटा नाउ। तो पता है कि सर कंडीशन लगा देंगे, डिस्टेंसेस बराबर है ना दोनों, AB बराबर AC, कंडीशन लगा देते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला से आ जाएगी बीटा की वैल्यू भी। बस अब तो कुछ बचा नहीं है, स्क्वायरिंग भी कर ही देते हैं। कर रहा हूं मैं कंप्लीट, चेक करने एक बार। तो AB का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 5² + 1² 26, और AC का स्क्वायर क्या बनेगा, बीटा -6 का स्क्वायर प्लस 3 - 2 बीटा का स्क्वायर। बीटा में क्वाड्रेटिक आ गई है, सोल्व करना। बट फिर से मुझे पता है एक प्रॉब्लम आएगी सर, बीटा की ना दो वैल्यूज आएंगी, सोल्व करके देखना पड़ेगा कौन सी रखें कौन सी रिजेक्ट करें। तो एक बार चेक करते हैं, 5 बीटा स्क्वायर -12 -12 -24 बीटा बन गया, 36 + 9 = 45, ऐसी इक्वेशन आ गई है, समथिंग लाइक दिस। हो जाएगा सॉल्व। एक रूट तो सर हिट एंड ट्रायल से पता चल रहा है, बीटा इज इक्वल टू 1 ही आ जाएगा, कोई डाउट ही नहीं है। तो दूसरा कैसे फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट से फाइंड कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना चाहिए, 19/5, तो दूसरी वैल्यू 19/5 आ गई। देख के बता दो कौन सी वैल्यू रखोगे, 1 वाली रखे या 19/5। 1 वाली से तो सर गड़बड़ हो जाएगी, बीटा को अगर मैं 1 रखूंगा ना, तो फिर तो C के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, 1,2 आ जाएंगे, और वो तो B वाला पॉइंट था, फिर तो B और C दोनों के दोनों सेम ही हो जाएंगे, तो ये तो रिजेक्ट हो जाएगा, पता चल गया, बस काम हो गया। बीटा की वैल्यू आ गई है, तो C के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 19/5,
4 माइनस 2 बीटा, ये आ गया सी पॉइंट आपके पास 19/5 एंड माइनस 19/5, माइनस 18 बनेगा शायद, ये 19 नहीं है। ठीक है डन। तो अब बता दो सेंट्रोइड आ जाएगा क्या? हाँ जी सेंट्रोइड आ जाएगा, फॉर्मूला लगा दूंगा मैं, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3/3। अगेन आंसर मैच करना क्या आ रहा है और कमेंट्स में बता दो मुझे व्हाट शुड बी द राइट आंसर। कैलकुलेशन कर लेना अपने आप, चेक करना। 15 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा पूछा गया था, कैलकुलेशन देख लेना क्या आएगी। ओके डन। तो इजी क्वेश्चन था काफी ज्यादा। ओके कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी द इक्वेशंस ऑफ द साइड्स ए बी बी सी एंड सी ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तीनों साइड्स की इक्वेशन गिवन है बट दो अननोन्स आ गए हैं पी और ए। ठीक है, इफ इट्स ऑर्थो सेंटर इज 2, a देन p इज इक्वल टू। ऑर्थो सेंटर का क्वेश्चन है, क्या डिस्कस करा था? ऑर्थो सेंटर के लिए हमेशा एक ही टेक्निक यूज करते हैं, हर बार दो ऑल्टीट्यूड्स लेके स्लोप्स के प्रोडक्ट को -1 करा जाता है, वही करेंगे इस क्वेश्चन में भी। और देखो एक बड़ी ना यूनिक सी कंडीशन दे रखी है, तो डेफिनेटली इसका यूज आएगा क्वेश्चन में, ध्यान में रखना इसको। तो करते हैं स्टार्ट, एक बार डायग्राम बना लेते हैं। तीनों साइड्स की इक्वेशन मेरे पास है ये, और मेंशन करा गया स्पेसिफिकली ए बी की इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, देन बी सी की इक्वेशन x प्लस पी वाई इज इक्वल टू 15a एंड ए सी की इक्वेशन इज दिस। तो मैंने आपको बताया था जब भी ऑर्थो सेंटर का क्वेश्चन आए ना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, हमेशा क्या करेंगे कि अगर ये ऑर्थो सेंटर है 2, a लेटर से, तो a से परपेंडिकुलर बनाया, b से परपेंडिकुलर बनाया, तो मुझे पता होगा क्या, पहली कंडीशन लगा देंगे कि सर ए ओ का स्लोप इंटू बी सी का स्लोप इज -1, और दूसरी कंडीशन लगा देंगे दूसरे ऑल्टीट्यूड के लिए बी ओ इंटू ए सी, इन दोनों का स्लोप इज -1। तो सारे क्वेश्चन इन्हीं दो कंडीशन से आपके सोल्व हो जाएंगे ऑर्थो सेंटर वाले। करें ट्राई, करते हैं चलो। ए पहली कंडीशन लगाते हैं, ए ओ का स्लोप आ जाएगा क्या? ओ तो पता है बट ए नहीं पता सर। अच्छा ए तो मैं फाइंड कर ही सकता हूं, दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। लेट्स सी, ए को सोल्व करो, y की वैल्यू कितनी है -2x है, 1, -2 आ रहा है क्या, चेक करो एक बार, x इज 1 y इज -2, हाँ जी ठीक सही बात है। तो ठीक है, ए ओ का स्लोप आ जाएगा। बी सी का स्लोप आ पाएगा क्या? बी सी, हाँ जी बी सी का स्लोप तो यहां से आ ही जाएगा, -1/p है, ठीक बात है। सिमिलरली बी ओ का स्लोप आ जाएगा क्या? नहीं सर, उसके लिए बी पॉइंट चाहिए। अब ध्यान दो, बी पॉइंट कैसे फाइंड करोगे? दो तरीके हो सकते हैं सर, या तो मैं दोनों इक्वेशंस को सोल्व करूंगा बट मुझे पता है उसमें जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा ना काफी कॉम्प्लिकेटेड सा आएगा, तो मैं उस चक्कर में नहीं पड़ूंगा, मैं सिंपली मान लूंगा कि क्योंकि बी पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है तो बी के कोऑर्डिनेट सिंगल वेरिएबल में मान लेते हैं, एक्स इज अल्फा वाई इज -2 अल्फा। हमेशा ये काम करूंगा मैं तो, यस। और AC का स्लोप है ये, तो लगा देते हैं कंडीशन, देखो लग जाएंगी आराम से। अब ए ओ का स्लोप चेक करो कितना, a + 2/1, बी सी का स्लोप कितना, बी सी -1/p, दिस इज इक्वल टू -1। तो एक बड़ी अच्छी सी इक्वेशन आ गई मेरे पास, p इज इक्वल टू a + 2। सेकेंड कंडीशन लगाते हैं ये वाली, बी ओ का स्लोप कितना, a + 2 अल्फा/2 - अल्फा इंटू ए सी का स्लोप कितना 1, दिस इज इक्वल टू -1। यहां से भी काफी सिंपल सी इक्वेशन आ रही है, कितना आ गया यहां से, a इज इक्वल टू a प्लस अल्फा इज इक्वल टू -2। तो बेसिकली अल्फा इज इक्वल टू -2 - a। तो हमने p और अल्फा दोनों के दोनों एक ही टर्म्स में फाइंड कर लिए। मुझे चाहिए क्या था, मुझे p चाहिए था, दैट मीन्स एक इक्वेशन मुझे और चाहिए सर। मेरे पास ना 3 अननोन चल रहे हैं, a p और अल्फा, इक्वेशन अभी 2 ही आई है, तीसरी इक्वेशन बता दो कहां से आएगी। टेल मी हाउ टू फाइंड द थर्ड इक्वेशन। तो याद रखा करो, बी पॉइंट तुमने माना था ना अल्फा कोमा -2 अल्फा, वो तो सिर्फ इसके कारण था, इसको सेटिस्फाई कर रहा था, बट इसको भी तो सेटिस्फाई करना चाहिए। तो तीसरी इक्वेशन यहां से आ जाएगी सर, इसको उठा के इसमें डाल देंगे, एक तीसरी इक्वेशन आ जाएगी, सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो कर दो बस, कुछ नहीं सोचना। तो x की जगह अल्फा और y की जगह -2 अल्फा, दिस इज इक्वल टू 15 टाइम्स, हो गया सोल्व। सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं,
और देखो अल्टीमेटली मुझे क्या चाहिए, पी की वैल्यू चाहिए, तो पी की टर्म्स में फाइंड कर लें क्या सब कुछ? ठीक है सर, पी की टर्म्स में कर लेते हैं। देखो ध्यान दो, अल्फा की वैल्यू कितनी है, -2 माइनस ए, और ए की वैल्यू कितनी थी, लेट अस सी, ए की वैल्यू थी p-2, तो यहां से मैं लिख देता हूं ए की वैल्यू इज p-2। नहीं तो एक काम करते हैं, छोड़ो इसको, सब कुछ ए की टर्म्स में पुट कर देते हैं, एक ही बात है, p की वैल्यू भी ए की टर्म्स में है मेरे पास ऑलरेडी, अल्फा भी ए की टर्म्स में पुट कर देते हैं डायरेक्टली। एक बार अगर ए आ गया तो p तो आ ही जाएगा, एक ही बात है वो तो। करो, ट्राई करो। सो अल्फा की वैल्यू कितनी है, -2 माइनस ए, -2p अल्फा, p की वैल्यू कितनी, a+2 इनटू अल्फा, अल्फा कितना सेम, इज इक्वल टू 15 टाइम्स ए। फिर से गड़बड़ कर दिया मैंने, सॉरी। क्या था ये, 2p अल्फा था, अल्फा की वैल्यू कितनी थी, -2 माइनस ए थी। हाँ अब करो, अब कैलकुलेशन करते हैं। सो क्या बना ये, -2 माइनस ए, माइनस माइनस प्लस हो गया, +2 a+2 का होल स्क्वायर हो गया, दिस इज इक्वल टू 15a। ए में क्वाड्रेटिक बन गई, ये सोल्व हो जाना चाहिए। सो 2a² प्लस 8a माइनस 7a माइनस 8a, ये बना। कांस्टेंट टर्म चेक करो कितनी आएगी, 8 माइनस 2 6, ऐसा कुछ आ रहा है शायद, ये क्वाड्रेटिक बन रही है। और एक रूट मुझे हिट एंड ट्रायल से मिल रहा है, क्या a इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहे हैं सर, तो एक वैल्यू तो आ गई a इज इक्वल टू 1, और दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी, प्रोडक्ट ऑफ रूट से देख लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है, 3 के बराबर है, तो दूसरी वैल्यू वुड बी 3, a इज 1 a इज 3। कौन सी वैल्यू रखी जाए, याद है मुझे, कंडीशन थी मेरे पास -1/2 से 2 के बीच में है, तो ये रिजेक्ट हो गया, a की वैल्यू आ गई है सर। मुझे क्या चाहिए था, p चाहिए था, p क्या था, ये था a+2, तो p की वैल्यू आ गई है 1 + 2 दैट इज 3, दैट इज द वैल्यू ऑफ p। यस, तो अगर मेरी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है ना ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर ऐसे क्वेश्चंस की, तो ये क्वेश्चन मुझे देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है क्योंकि अननोन्स आ गए हैं साथ में। बट अगर मुझे पता है कि भाई ऑर्थो सेंटर में हमेशा यही दो काम करने होते हैं, तो कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं दिमाग लगाना, कैलकुलेशन करनी है, करते जाएंगे, राइट। ठीक बात है। नेक्स्ट एक और सिमिलर सा क्वेश्चन है, देखते हैं। लेट द सर्कम सेंटर की बात आ गई, ऑफ अ ट्राइंगल विद वर्टिसेस ए बी एंड सी, 3 वर्टिसेस हैं, 2 अननोन्स हैं, एक एक्स्ट्रा कंडीशन है, दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, मतलब या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, इज 1,1। अच्छा सर्कम सेंटर दे रखा है मुझे 1,1 है, एक बार डायग्राम बनाते हैं। सो ए बी सी ट्राइंगल इज देयर, क्या कुछ पता है, a,3 b,5 and a,b, circumcenter is 1,1। if the line AP intersects BC at the point Q, AP को ज्वाइन कर दिया, BC को Q पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, K1 K2, तो Q के कोऑर्डिनेट्स चाहिए मुझे, सोच के बताओ कहां से स्टार्ट करें। टारगेट तो देखो मुझे क्लियर है कि सर 2 ही अननोन्स हैं, ए और बी की वैल्यू अगर आ गई मेरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर ए और बी आ गया तो एपी की इक्वेशन भी आ जाएगी, बीसी की इक्वेशन भी, दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा। तो ए और बी कैसे फाइंड करें, ए की तो कंडीशन है सर्कम सेंटर वाली, सर्कम सेंटर की कंडीशन लगानी है। और सर्कम सेंटर को कैसे यूज करा जाता है, 2 तरीके होते हैं मेरे पास सर्कम सेंटर को यूज करने के, ध्यान से सुनना। देखो पहला तरीका तो क्या, मेथड 1 क्या, सर्कम सेंटर की डेफिनेशन ही क्या होती है कि इट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स। तो अगर मैं AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूं तो इससे पास करेगा, AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूं यहां से पास करेगा। यस, तो मैं क्या कर सकता हूं कि सर इसका जो स्लोप आएगा इसको कुछ नाम दे दें, D और E। तो मैं कंडीशन लगा सकता हूं जैसे ऑर्थो सेंटर में लगाई थी, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, तो PD का स्लोप इंटू AC का स्लोप इज -1, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन दूसरे परपेंडिकुलर्स के लिए ये 2 कंडीशंस लगा दूंगा, यहां से बात बन जाएगी। एक तो ये तरीका होता है, राइट। मेथड 2 क्या होता है, सर्कम सेंटर की प्रॉपर्टी होती है कि सर वो तीनों वर्टिसेस से ना बराबर के डिस्टेंस पे होते हैं, तो AP
विल बी इक्वल टू बीपी एंड एपी विल बी इक्वल टू सीपी। ये कंडीशन लगा देंगे, प्रॉपर्टी लगा देंगे कि भाई ये वाले दोनों डिस्टेंसेस भी बराबर है, ये वाले दोनों डिस्टेंसेस भी बराबर है, यहां से दो इक्वेशंस आ जाएंगी, ए और बी को फाइंड कर लिया जाएगा। तो दोनों मेथड में से जो आपको अच्छा लगे फॉलो कर सकते हैं। दो दो इक्वेशंस आ जाएंगी, दो अननोन्स है, ए और बी की वैल्यूज आ जाएंगी। देख के बताओ कौन सा फॉलो करना चाहोगे। मेथड 2 वैसे फॉलो करना ज्यादा आसान है क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूले लगाने, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, इसमें मुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेथड 2 लगाया जा सकता है बिना किसी डाउट के। बट अगर मैं थोड़ा ध्यान से देखूं ना, यहां से तो आप सोल्व कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं थोड़ा ध्यान से देखूं तो ये जो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हैं इसमें कुछ कुछ रिलेशन नजर आ रहा है मुझे। कैसे कि सर ये ए पॉइंट है, ये भी ए है, तो दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट सेम हो गया, ए और सी का। और अगर एक्स कोऑर्डिनेट सेम है उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब तो कि सर वो ना वर्टिकल लाइन होगी। तो अगर मैं इसको थोड़ा ऐसे सोच के देखूं कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, तो अगर ये पॉइंट है ए कोमा 3, सो बी पॉइंट कैसे होगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। सॉरी सी पॉइंट ए कोमा बी, और बी पॉइंट कौन से, बी तो कोई भी रैंडम सा पॉइंट है, बी कोमा 5, ये मान लिया हमने। यस, तो इस टाइप की ट्राइंगल बनेगी, एक वर्टिकल साइड है, बाकी इस तरीके से मान लो। तो यहां से मुझे क्या आइडिया लग रहा है ना कि सर जो सरकम सेंटर होगा 1,1, मुझे पता है वो AC के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से पास करेगा ऐसे, और इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन तो क्या हो जाएगी, क्योंकि सर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसकी इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू 1। और क्योंकि ये वाला पॉइंट कैसा है, मिड पॉइंट है, तो ये पॉइंट D, तो D के कोऑर्डिनेट्स तो मैं फाइंड कर ही लूंगा, a, b प्लस 3/2। कुछ कुछ आइडिया लगना स्टार्ट हुआ कि सर D पॉइंट आ चुका है मेरे पास और इसका y कोऑर्डिनेट मुझे पता है 1 होगा, तो यहां से ना b की वैल्यू तो डायरेक्टली आ जाएगी। तो क्योंकि ये एक स्पेशल केस दे रखा है मुझे जिसमें एक साइड वर्टिकल बन रही है, मेरी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो गई है, नहीं तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला से ही करता पक्का। तो ठीक है, एक वैल्यू आ गई, दूसरे के लिए तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी कि सर कोई दूसरा ऑल्टीट्यूड ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं, ई मान लेते हैं इसको। तो दूसरी कंडीशन लगाए, ई के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, a प्लस b/2, 4, मिड पॉइंट है। तो अब दूसरी कंडीशन मुझे लगानी पड़ेगी कि भाई पी ई का स्लोप इंटू ए बी का स्लोप इज इक्वल टू -1। लगा दो। यस, पी ई का स्लोप चेक करो कितना है, 4 - 1 इज 3 अपॉन a प्लस b/2 -1। ए बी का स्लोप चेक करो कितना आएगा, 2/b - a, दिस इज इक्वल टू -1। कर दो कैलकुलेशन, कितना बन रही है, 6 अपॉन a प्लस b -2 इंटू 2 अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू 1। ऐसा कुछ आ गया, राइट। और b की वैल्यू मुझे पता है, पुट कर दूंगा, कैलकुलेशन कर लेंगे, क्वाड्रेटिक बनेगी। सो 12 इज इक्वल टू a माइनस बी, दैट मीन्स a प्लस 1, दैट मीन्स a माइनस 3। ये क्वाड्रेटिक आ गई है, a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3 इज इक्वल टू 12। सो वी आर गेटिंग दिस, बन गई अच्छी सी क्वाड्रेटिक, a माइनस 5a प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर्स बन गए हैं, a की वैल्यू या तो 5 होगी या -3 होगी। देख के बताओ दोनों में से किसको रिजेक्ट करोगे, कौन सा रखोगे, टेल मी, है कुछ आइडिया। एक्स्ट्रा कंडीशन थी सर मेरे पास, a इंटू बी पॉजिटिव होना चाहिए, दोनों सेम साइन के होने चाहिए, तो क्योंकि b नेगेटिव था a भी नेगेटिव रखूंगा मैं। तो लो आ गई a की वैल्यू, सो a इज -3, b इज -1। और अगर a और b आ गया मतलब सब कुछ पता चल गया। पूछा क्या गया था, AP और BC का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर दोगे क्या, करना है इसको अब अपने आप से। a के कोऑर्डिनेट्स आ गए मेरे पास, a, 3 मतलब -3, 3। यस, b के कोऑर्डिनेट्स आ गए -1, 5, और c के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं -3, -1। तो अब खुद से सोल्व कर लेना, AP लाइन की इक्वेशन फाइंड करना, 2 पॉइंट्स है, BC लाइन की इक्वेशन फाइंड करना, 2 पॉइंट्स है, इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लेना, यू विल गेट द आंसर एज 4/7। वेरीफाई करना इसको, ओके डन। तो क्वेश्चन आसान था। और अगर किसी को इस वाले मेथड में कंफ्यूजन लग रही है कि सर कैसे पता चलेगा डायग्राम बनाएं, कैसे पता चला वर्टिकल लाइन है, कुछ भी कंफ्यूजन है, चिंता मत करो। अगर ये चीज मुझे नहीं भी पता होगी तो भी मैं या तो यहां से डायरेक्टली करूंगा या यहां से डायरेक्टली करूंगा, आंसर मेरा तब भी आ जाएगा। बस इससे मेरा कैलकुलेशन वाला पार्ट थोड़ा सा आसान हो गया। डन, ठीक बात है।
ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, अगेन सर्कम सेंटर के ऊपर बेस्ड है, पढ़ के देखो। लेट ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी, ठीक बात है, एक अननोन दिख रहा है अभी अल्फा। इफ दिस इज द सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, सर्कम सेंटर दे दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द ट्राइंगल एबीसी। क्या कुछ पूछा गया, एरिया, पेरीमीटर, सर्कम रेडियस एंड इन रेडियस। अच्छा ठीक बात है, तो ठीक है ट्राई करते हैं एक बार। सर्कम सेंटर की कंडीशन तो यूज करनी आती है, या तो सर डेफिनेशन का यूज करेंगे m1 m2 इक्वल टू -1, या प्रॉपर्टी का यूज करेंगे सारे वर्टिसेस से डिस्टेंस बराबर होता है। तो क्या करें, बना ले डायग्राम। अच्छा देखो इसमें भी तो सेम चीज बन रही है ना, कि सर स्पेशल टाइप की ट्राइंगल बनेगी, क्यों, ए और बी का एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, वर्टिकल लाइन आ जाएगी ये तो। और एक चीज और हो रही है इसमें तो, कि सर ए और सी का वाई कोऑर्डिनेट भी तो सेम है, मतलब यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी। तो अगर एक हॉरिजॉन्टल आ रही है एक वर्टिकल आ रही है, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल बन गई, काम ही आसान हो गया, फिर तो मजा ही आ गया। तो एक बार बना के देखते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, लेट अस सी किस टाइप की सिचुएशन चल रही है। पॉइंट देखो, ए पॉइंट इज अल्फा कोमा -2, अल्फा अभी मुझे पता नहीं है कैसा होगा, पॉजिटिव मान के चल रहा हूं अभी के लिए मैं। तो ए पॉइंट तो लेटर से यहां पे हो गया अल्फा कोमा -2। यस, बी पॉइंट इज अल्फा कोमा 6, ठीक इसके ऊपर सेम एक्स कोऑर्डिनेट है। और सी पॉइंट इज अल्फा बाई 4 कोमा -2, तो वाई कोऑर्डिनेट क्योंकि -2 है इस तरफ आ जाएगा। सो दिस इज द सी पॉइंट। काम आसान हो गया सर अब तो, ये बन गई है हमारी राइट एंगल ट्राइंगल। और याद करो राइट एंगल ट्राइंगल की खास बात क्या होती है, कि सर जहां पे 90 डिग्री का एंगल बनता है वो तो ऑर्थो सेंटर होता है, सो ए वुड बी द ऑर्थो सेंटर। और सर्कम सेंटर कहां पे होता है, हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पे। तो ये जो इसने दे रखा है ना सर्कम सेंटर, पी मान लेते हैं, ओ मान लेते हैं, तो ये BC का मिड पॉइंट हो जाएगा। बस बन गई बात। फिर तो क्या करूंगा मैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के ओ के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लूंगा, और वो मुझे दे भी रखे हैं, इसके साथ कंपेयर कर लेंगे, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी सर। अल्फा आ गया, तीनों वर्टिसेस पता चल गए, सब कुछ आ गया, सारी चीजें फाइंड कर लेंगे, आंसर आ गया मेरा। तो बड़ा ही आसान हो गया। यस करो जल्दी से। ओ के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, सेक्शन फॉर्मूला से, मिड पॉइंट फॉर्मूला से, 5 अल्फा बाई 4, सो 5 अल्फा बाई 8 आया शायद। और वाई कोऑर्डिनेट कितना, 2, ये लो, इसके साथ कंपेयर करेंगे 5 कोमा अल्फा बाई 4 के साथ। सो अल्फा बाई 4 इज इक्वल टू 2 का मतलब अल्फा की वैल्यू तो 8 आ गई है। डन। तो देखो क्या सिचुएशन है, अल्फा इक्वल टू 8 आने का मतलब ये पॉइंट हो गया 8,6, ये हो गया 8,-2, और ये हो गया 2,-2। ठीक है, सारा कुछ आ गया। अब चेक करो क्या कुछ फाइंड करना था, एरिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ए बी वाली लेंथ कितनी है, 8 के बराबर है, ए सी कितनी है, 6 के बराबर है, तो पाइथागोरस से ये 10 हो गई है। तो ठीक है फाइंड कर लेंगे सब कुछ 1 बाय 1। एरिया आ गया सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू 8 इंटू 6, 24 आ गया, चेक कर लेंगे। नोट करेक्ट पूछा गया था मेरे से, तो ये तो नहीं आएगा। पेरीमीटर पूछा गया, सारी साइड्स का सम हो जाएगा पेरीमीटर, 8 + 6 + 10 कितना आ गया, 24 आ गया। मैच करो, गलत हो गया सर यही, तो ऑप्शन 2 आ जाएगा, पेरीमीटर इज 25, ये गलत इंफॉर्मेशन है। आगे भी चेक करते हैं एक बार। सर्कम रेडियस बताओ कैसे फाइंड करोगे, हाउ टू फाइंड द सर्कम रेडियस। तो क्या होता है, सर्कम सेंटर का किसी भी वर्टेक्स से जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं ना सर्कम रेडियस। तो यस, तो ओ ए, ओ बी, ओ सी, इसको बोला जाएगा सर्कम रेडियस, जो मर्जी फाइंड कर लो। तो सर्कम सेंटर का किसी भी वर्टेक्स से जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड द सर्कम रेडियस। डन। तो ओ ए वाला डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं क्या, हाँ जी कर सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, ओ बी, ओ सी सारा कुछ ही फाइंड कर सकते हैं, लगा दो। ओ के कोऑर्डिनेट्स देखो क्या है, नहीं तो एक काम कर सकते हैं, देखो ध्यान से, ओ बी का मतलब क्या हो जाएगा, ओ बी वुड बी हाफ ऑफ बी सी, ये भी कहना सही है ना। तो क्योंकि ओ तो मिड पॉइंट है, तो चाहे मैं ओ बी फाइंड करूं चाहे हाफ ऑफ बी सी, एक ही बात है। और बी सी की लेंथ कितनी है, 10 के बराबर है, तो हाफ इंटू 10 कितना हो गया, 5 हो गया। यस, तो ये वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट है। इन रेडियस बताओ तो कैसे फाइंड करेंगे, व्हाट डू वी मीन बाय इन रेडियस, पता है क्या, देखो ध्यान से। तो अगर कोई भी ट्राइंगल है उसका जो इन सेंटर होता है, इन सेंटर का किसी भी साइड से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड द इन रेडियस।
ये डेफिनेशन है इन रेडियस की। तो कैसे फाइंड करें? एक तरीका तो हो सकता है कि सर प्रॉपर मेथड फॉलो करना पड़ेगा, मुझे पहले इन सेंटर फाइंड करना पड़ेगा, और इन सेंटर का मुझे पता है डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c एंड सेम फॉर द y कोऑर्डिनेट। तो एक काम तो मैं ये कर सकता हूं कि पूरे का पूरा इन सेंटर फाइंड करूं बैठ के, और एक बार अगर इन सेंटर आ गया तो किसी भी साइड से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, आर आ जाएगा। ये तो पहला तरीका है, मेथड नंबर 1। दूसरा तरीका क्या, एक ना डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है मेरे पास, R इज इक्वल टू डेल्टा बाई एस, इसको भी याद रखा जा सकता है नेक्स्ट टाइम से। बिल्कुल छोटा सा फॉर्मूला है, जब भी कहीं पे भी इन रेडियस की बात होगी आई विल डायरेक्टली यूज द फॉर्मूला। डेल्टा क्या है? डेल्टा इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल एंड एस इज द सेमी पेरीमीटर। वैल्यूज पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। कर दे, चेक करो। एरिया मैंने फाइंड कर रखा है ऑलरेडी, 24 आया था। पेरीमीटर कितना आया था? 24, तो सेमी पेरीमीटर 12 हो जाएगा, तो आर की वैल्यू 2 आ गई है, दैट्स इट। तो हाँ जी, ये वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो ऑप्शन 2 आ जाएगा आंसर में। डन। तो बड़ा इजी क्वेश्चन था, अगर मैं आइडेंटिफाई कर पाऊं कि राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, जनरल कैलकुलेशन करने बैठ गया तो टाइम लग जाएगा इस पे। डन, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन है विच इज फॉर द होमवर्क। स्टेटमेंट रीड कर लो, ये भी सेंटर्स के ऊपर है, क्योंकि सेंटर्स वाला कंसेप्ट काफी ज्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है पिछले 2-3 साल से, तो प्रैक्टिस कर लो इसकी अच्छे से। तो पूछा गया द डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल whose sides have the equation this and this and whose orthocenter is this। तो ऑर्थोसेंटर दे रखे और सेंट्रॉइड के बारे में बात चल रही है। यस, तो ट्राई करना, दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन। सॉल्व करके कमेंट्स में आंसर बता देना, क्या आंसर आ रहा है, मैच करेंगे सारे आपस में। डन। तो ठीक है, सेशन हमारा कंप्लीट है, स्ट्रेट लाइंस कंप्लीट हो चुके हैं। अगेन 24, 23, 22 वाले सेशंस में जो भी हमने क्वेश्चंस लिए हैं, अगर आपने उतनी प्रैक्टिस कर ली तो हमारे लिए काफी है, क्योंकि जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए थे सारे हमने कवर कर लिए। इसके अलावा बाकी जितने भी क्वेश्चन बचे वो बिल्कुल जो बेसिक क्वेश्चंस हो सकते हैं वो हमने स्किप करे हैं। डन। इसके अलावा अगर आपको और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, यू कैन गो टू द मार्क्स ऐप, वहां पे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। डन। ओके, सो दिस इज इट फॉर नाउ, थैंक यू, बाय बाय।